गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क, ठीक है ना। और बच्चों, टॉर्क एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि आपको समझ में आ ही जाए। अगर आज समझ में आ गया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और अगर आज समझ में नहीं आया तो फिर ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। क्या थी इक्वेशन? देखो, ये कोई पॉइंट P, इसके अक्रॉस ये फोर्स लग रहा है F, ठीक है। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अक्रॉस बॉडी घूम रही है। और ये था हमारे पास R। अब कोई बच्चा कहता है सर कल का कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, याद नहीं है ना, मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ, ठीक है ना, एक 5 मिनट का या 10 मिनट का। और आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम पूरी बातें अच्छे समझेंगे। तो सबसे पहले तो टॉर्क होता क्या है। देखो, मैकेनिक्स में अगर किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है, जैसे कि मार्कर रखा हुआ है। अब अगर जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाओगे, क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू 0 है। जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आता है। तो अगर किसी बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है। अगर किसी बॉडी को आप टॉर्क अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर फिर एक रोटेशनल एक्सेलरेशन आता है, दैट्स कॉल्ड अल्फा। सर्कुलर मोशन आप लोग पढ़ के आए थे, अल्फा, ओमेगा और थीटा। तो यदि किसी बॉडी को चलाने के लिए फोर्स की नीड है तो किसी बॉडी को घुमाने के लिए हमें एक टॉर्क की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये यहाँ से हिंज है, मार्कर, अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो ये पैरेलल तो शिफ्ट हो सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, लेकिन ये सर्कुलेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इस पर फोर्स ऐसे लगा देता हूँ इस डायरेक्शन से तो ये घूमने लगेगा। तो बेटा टॉर्क का वही काम है जो मैकेनिक्स में फोर्स का काम होता था। फिर बात ये आती है कि फोर्स तो फोर्स है, F इक्वल टू एम से दिख जाता है, लेकिन टॉर्क कैसे दिखेगा? टॉर्क दिखने में कैसा था? टॉर्क के डायरेक्शंस क्या थे? तो वहाँ पे आपने अडॉप्ट किया था F इक्वल टू एम इंटू ए। तो वहाँ पे फोर्स की इक्वेशन बनती थी, तो यहाँ पे टॉर्क की जो इक्वेशन बनती है उसको हम बोलते थे, जैसे कि फोर्स दिखने में कैसा था, सेम ईयर यहाँ पे टॉर्क दिखने में कैसा है, तो टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F, ठीक है, न्यूटन मीटर। बस जूल मत बोल देना इसको, न्यूटन मीटर, ओके। ये अपने पास आएगा टॉर्क की वैल्यू न्यूटन इंटू मीटर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं। तो ये एंगल थीटा, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स F साइन थीटा और F कॉस थीटा। कौन सा कंपोनेंट है जो इस रॉड को या इस शैफ्ट को रोटेट कर सकता है? क्या F cos थीटा चला सकता है? क्या नहीं। अगर आप F cos थीटा अप्लाई करोगे तो ये केवल ऐसे मूव कर सकता है, जबकि यहाँ से फिक्स्ड है। तो मुझे फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर। जब मैं परपेंडिकुलर अप्लाई करूंगा तभी तो रोटेट होगा। तो बेटा इसका अगर हम मॉड की बात करें तो इसका मॉड हम क्या लिखते थे? टॉर्क का मॉड F R साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है? R और F के बीच का एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F। R और F के बीच का एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती थी, ये तो हो गया टॉर्क दिखने में कैसा है। इसके बाद बात आती थी कि ये जो टॉर्क है एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे? वेक्टर प्रोडक्ट से R क्रॉस F। तो इसके डायरेक्शन की बात करते थे हम लोग। आज बेटा मैं इसके सारे सीक्रेट्स आपको बता दूंगा, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। और फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, थंब रूल। जैसा कि कोई वेक्टर C है तो उसका बोलते थे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये वेक्टर A और ये वेक्टर B, और पहले A से B जाना है। तो A से B का मतलब क्या होता था? ये वेक्टर देखो, पहले कौन? A, उसके बाद B। तो A से B जाने पर इस तरफ आउटवर्ड, बाहर की तरफ।
अब बच्चों ये जो बोर्ड ऐसा है कि मैं बोर्ड के पीछे से पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो डायरेक्शन आप लोग देख लेना, ए से बी जाने पर मेरे लिए ये बाहर की तरफ आ रहा है। अब आप देख लेना आपको कैसा दिख रहा है, ये ए से बी की तरफ आउटवर्ड है। अब ये नहीं आप वहाँ से देख रहे हो तो आपको अंदर की तरफ दिख रहा हो, तो आप है ना मेरी फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपको ए से बी जाने पर बाहर की तरफ दिख रहा है, और बाहर की तरफ दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे डॉट, ठीक है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, एक ये वैल्यू आई थी हमारे पास में ए से बी, ठीक है। लेकिन अपना काम इससे चलेगा क्या, ये तो आपको आता ही है। अब ध्यान से सुनना कि न्यूमेरिकल्स में टॉर्क के डायरेक्शन को कैसे देखते हैं। मैंने कल एक कॉन्सेप्ट लिखा था, आज भी लिख रहा हूं, आर से एफ, बस आप ये सीख लो बच्चों, बाकी तो न्यूमेरिकल्स में हो ही जाएगा। आर से एफ, अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल से टॉर्क के डायरेक्शन को सीखेंगे, फिर हम देखेंगे टॉर्क का फॉर्मूले से न्यूमेरिकल कैसे बनता है, फिर हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आर से एफ कैसे, देखो ये एक रॉड है, ठीक है, ये यहां से फिक्स्ड है, इसकी लेंथ एल, हिंज है, हिंज का मतलब क्या है, हमने एक नेल और हैमर से उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब रॉड ऐसे ऐसे घूम सकती है। अब मान लो कि मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो क्या करते थे, स्पाइडरमैन को यहाँ पे बिठाना है, और यहाँ से स्पाइडरमैन क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है, आपने देखा होगा ना स्पाइडरमैन की पावर क्या है कि वो ऐसे हाथ को ऐसे कंप्रेस करता है, ऐसे फिंगर्स को रोल करता है, तो यहाँ से स्ट्रिंग निकलती है और उससे देखा होगा आपने, मैं क्या बताऊँ उसको यार, है ना। तो ये डायरेक्शन, तो देखो आर से एफ, ये एल मतलब आर, कहाँ से शुरू करना है, सुनो, जिस पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे स्पाइडरमैन बैठेगा, और डायरेक्शन कहां पर होगा, उसके पॉइंटर का एफ की तरफ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की तरफ, इधर। अगर ये आर है, आर कहां से कहां तक होता है वो भी देख लो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब ये बन रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और यहां से चल रहा है, तो कहां से एरो चलेगा, आर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट से, और कहां तक चलेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। बट हम क्या करेंगे, उसको अपनी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर ये लेना है, आर आपको यही लेना है केवल डायरेक्शन को देखने के लिए। तो ये हो गया हमारा आर से एफ, तो ये आर और ये एफ, ये आर ये एफ, तो बाहर की तरफ, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, इधर बाहर की तरफ, मतलब डॉट। समझे क्या आप। इसी में दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटे, आज बता रहा हूँ, कल नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर मुझे कल इस पे पीएचडी करनी है, इस पे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, तो प्लीज आप लोग आज समझ लें ध्यान से। ये हमने अप्लाई कर दिया है, ये फोर्स लग रहा है। अब देखो आर कहां से चालू होगा, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और कहां तक चलेगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब मैं आपसे बार बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे, है ना, दुनिया बहुत बड़ी है, हर बच्चे का अपना अपना लेवल है, तो वो बच्चा सुन ले, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो यहां तक ही तो फोर्स लग रहा है, तो देखो आर ये चला दिया हमने, एरो ये। अब क्या ये सही है क्या, ध्यान से देखो बेटा, आर से एफ नहीं, ये सही नहीं है, पहले एफ को एक्सटेंड करेंगे, तो इस एफ को मैंने नीचे बढ़ाया, ये एफ होगा, समझ रहे हो, तो ये आर से एफ इस डायरेक्शन में, आर से एफ, ये आर पहले कौन है, देखो किधर है, हाँ पहले कौन है, आर, उसके बाद एफ, तो ये आर, आर से एफ, तो क्या बनेगा यहां पर टॉर्क का डायरेक्शन क्रॉस, इसको हम बोलते हैं इनवर्ड प्लेन ऑफ द पेपर। सही है क्या। तो बच्चों ये टॉर्क के कुछ कॉन्सेप्ट थे, अब मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं, ध्यान से देखना, टॉर्क को लिखने का तरीका। अगला लॉजिक देखते हैं, ये पॉइंट पी, ये इस पे लग रहा है फोर्स एफ, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, सॉरी ये पॉइंट ऑफ रोटेशन एक्सिस, मतलब इसके अक्रॉस बॉडी घूम रही है, और ये अपनी रॉड ही मान लो, तो स्पाइडरमैन कहां पे बैठेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, कहां तक चलेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है क्या, ये समझ गए। अब दो तरीके हैं, ये थीटा, तो ये बनेगा अपना एफ कॉस थीटा,
और ये बनेगा एफ साइन थीटा और ये आर। तो देखो लिखने का तरीका क्या है, टॉर्क इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर आर। न्यूमेरिकल को देख के पता करेंगे कि आर के कंपोनेंट करना है या फिर एफ के कंपोनेंट करना है। एक फार्मूला तो ये हो गया, इसको भी देखेंगे, थीटा की जरूरत नहीं पड़ती इसमें आपको। या फिर कभी कभी न्यूमेरिकल्स में एक तरीका और भी है, देखो कैसे, ये फोर्स का डायरेक्शन है एफ और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट है, ठीक है, और ये किसका डायरेक्शन है अपना आर का, ये आर है एरो। अब आपको भाई बात तो इससे ही बन रही है ना कि एफ परपेंडिकुलर आर या आर परपेंडिकुलर एफ। ये वैसे हो गया जैसा आपने वर्क डन में पढ़ा था, याद करो, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस पैरेलल या एफ पैरेलल एस। अब आपको याद आया होगा कि वहां पर आप लोग क्या करते थे, एफ एस कॉस थीटा हर जगह नहीं लगाते थे, आप कंडीशन को समझते थे, आप न्यूमेरिकल की नजाकत को समझते थे और फिर आप फैसला करते थे कि एफ एस पैरेलल होगा या एफ पैरेलल एस होगा। ये ठीक वैसे ही इधर, या तो आप फोर्स के कंपोनेंट कर दो आर के परपेंडिकुलर, या एक तरीका और भी है कि जो एफ की डायरेक्शन है, ये देखो एफ दिख रहा है, एफ की डायरेक्शन को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा सही लाइन नहीं आई पर ठीक है। और इस पॉइंट ओ से यहां पर एक परपेंडिकुलर ले लो ये, और इसको नाम दे दो आप लोग डी। क्या नाम दे दो, डी। तो अब जो फार्मूला होगा टॉर्क का वो क्या बनेगा, एफ इंटू डी, ये डिस्टेंस ढूंढ लो आप, एफ इंटू डी, सही है क्या। या एक तरीका और भी है कि टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, आर के कंपोनेंट कर दो, एफ के मत करो, आर के कंपोनेंट कर दो, वो भी तरीका सही है। देखो कैसे, मैं आपको यहां बता देता हूं। जैसे कि ये फोर्स है एफ, ठीक है, सही बात है, एफ लग रहा है, और यहां पर मान लो आर, चलो ये तो वही हो गया थीटा, और ये आर। चलो इस केस में तो अपन क्या करेंगे, फोर्स के कंपोनेंट कर लेंगे, अब लिख दिया है तो कोई बात नहीं, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो यहां टॉर्क कितना आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर एफ, तो आर एफ साइन थीटा। एक्चुअली मुझे ना आर के कंपोनेंट करना था, तो आर के कंपोनेंट देख लेते हैं, ठीक है, ये आर हो गया और ये थीटा, तो ये क्या बनेगा अपना पार्ट, आर कॉस थीटा, ठीक है, और ये लग रहा है फोर्स एफ, सही है। तो आपने किससे कंपोनेंट कर दिया, आर के, तो एक हो गया आर कॉस थीटा और एक हो गया आर साइन थीटा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर परपेंडिकुलर। तो बच्चों रटना नहीं है, समय समय पे न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमें बातें सीखेंगे। तो ये अपने टॉर्क के बारे में हो गया। अब समझो ध्यान से बच्चों, टॉर्क का डायरेक्शन समझने के बाद तीन केसेस बनते हैं। स्टार वन, थीटा इक्वल्स टू 0। अब थीटा किसके बीच का एंगल है, एफ और आर का, ये एफ की वैल्यू है एफ, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, स्पाइडर में इधर ही बैठेगा, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, आर की। थीटा कितना आ रहा है, 0, तो क्या टॉर्क आएगा। अब देखो एक तो बच्चा फॉर्मूला लगाएगा, आर एफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 0, तो टॉर्क 0। अब तो वैसे सोचो ना कि क्या ये एफ इस रॉड को रोटेट कर सकता है क्या, नहीं, तो क्या टॉर्क बनेगा क्या, नहीं, तो यहां से टॉर्क की वैल्यू आएगी 0। दूसरा केस ये है एफ की वैल्यू, चलो एफ को इधर इधर ले लेते हैं, अब ये एफ, ठीक है, एफ की वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूं, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये कौन बना, आर, ये आर, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180, तो टॉर्क अब भी क्या आएगा, 0। ये दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखना, सब IMP पॉइंट है बच्चों जी। तीसरा पॉइंट देखो आप लोग, अब मान लो कि
ये पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आपने फोर्स यहां पे लगा दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो फोर्स है लेकिन आर कितना हो गया 0, तो अब भी टॉर्क कितना आएगा 0। अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट। चीज बहुत आसान लगती है बट ये कभी कभी हमको बहुत उलझा देती है। जैसे कि अगर कोई फोर्स पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लग रहा है तो वो टॉर्क नहीं बना सकता। अगर ये फोर्स यहाँ पे होता तो बोलो बेटा, तो टॉर्क बनता। ये ऐसा था, ये ऐसे घूमता रोड, यहाँ होता तो भी टॉर्क बनता, बट तो यहाँ पर है ना, तो क्या टॉर्क बनेगा क्या? नहीं। इसका मतलब हर वो फोर्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रहा है अगर उस पॉइंट पे लगता है तो वहां पे टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी 0। समझ गया क्या? और देखो, अब मतलब नहीं है बात को ज्यादा खींचने से, ठीक है ना। एक बात को 10 बार बोलूं फिर बच्चा आप लोग भी सोचते हो कि सर क्यों बता रहे हो बार बार, हमें समझ में तो आ ही गया है। और बेटे एक बात भी कि थोड़ा सा पेस भी होना चाहिए ना लेक्चर में, ताकि आपको मेरी बातें, यार गलत लिख दिया था इसको मैंने, गलत से मतलब जगह खराब कर दी इसने अपनी। खैर कोई नहीं, अब देखना ध्यान से, कुछ पॉइंट्स और भी हो गए। ये वाला पॉइंट्स आप मुझे डायरेक्शन बताएंगे। जैसे मान लो ये हिंज पॉइंट है और यहां से मैंने एक रॉड को ऐसे रख दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो देखो क्या क्या हो सकता है। क्या ये नॉर्मल होगा? बिल्कुल होगा। mg कहाँ आएगा बेटा? सर mg आएगा डाउनवर्ड। ये हो गया अपने पास mg। अब देखना ये जो रॉड है ऐसे रखी हुई है इस डायरेक्शन में, अब धीरे धीरे यहां की ओर चलेगी तो फ्रिक्शन इधर आएगा, तो ये अपना क्या हो गया फ्रिक्शन। जितने फोर्स उतने टॉर्क, कहता हूं 1000 फोर्स तो 1000 टॉर्क। एक नई चीज बोल रहा हूं। तो देखो पहले टॉर्क के डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले mg का ध्यान से देखना, स्पाइडरमैन तो यहां बैठा हुआ है, अब यहां से इसने डायरेक्शन देखा तो ये कौन r से f इस तरफ देख रहे हो, r से f, तो ये r देखो, ये r है, ये r ये f, तो कौन डायरेक्शन? ये डायरेक्शन क्रॉस। तो टॉर्क ऑफ mg कितना आएगा? देखो ये mg नीचे, ये r, तो r से f अंदर की तरफ, मतलब ये क्रॉस आएगा। अब देखो नॉर्मल के लिए मैं वही बता रहा हूं, इतना तो आपको समझ में आता होगा। नॉर्मल के लिए देखो यहां से चले, ये कौन बना r, यही तो है, r से f इस तरफ। देखो ये r, ये थोड़ा सा नहीं हो पा रहा पर समझ जाओ, ये r से f यानी f से r, ये स्पाइडरमैन, ये स्ट्रिंग f नॉर्मल के लिए, तो ये r से f, तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल कितना आएगा बाहर की तरफ r से f, ये r और ये f। वेक्टर बोलना चाहिए बेटा यहाँ पे आपका, अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता तो आप बना सकते हो। अब दूसरा कौन सा? फ्रिक्शन के लिए। तो फ्रिक्शन के लिए अलग से बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि वहां ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा। तो देखो बेटा ये अपना हो गया फ्रिक्शन के लिए, यही तो था रॉड, ये फ्रिक्शन। तो स्पाइडरमैन कहां पर आएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले पॉइंट पर। यहां पे स्पाइडरमैन है, यहां से उसने जाला फेंका है ना स्ट्रिंग, तो ये इधर, ये तो कहां से कहां r, ये r से f, r से f, तो ये डायरेक्शन। तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा बाहर की ओर, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब एक बात और कि अगर किसी पॉइंट पर, मैं यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं यहां लिख दूं क्या बेटा? अगर किसी पॉइंट पर दो टॉर्क एक जैसे नेचर के आ रहे हैं, मतलब जैसे कि एक टॉर्क 1 बना क्लॉकवाइज और दूसरा टॉर्क भी बना क्लॉकवाइज, तो जो टोटल टॉर्क होगा टाउ नेट वो आपस में ऐड होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है ना। या दोनों डॉट डॉट आ गए, दोनों क्रॉस क्रॉस आ गए तो ऐड होगा। या अगर किसी पॉइंट पर एक टॉर्क आ रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज और एक आ रहा है अपने पास क्लॉकवाइज, तो जो टॉर्क नेट आएगा वो आएगा टाउ 1 माइनस टाउ 2, ठीक है।
अभी आपके साइन कन्वेंशन है कि आप किसी एक डायरेक्शन को प्लस और किसी एक डायरेक्शन को माइनस माने, क्लॉकवाइज को प्लस मान सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मान सकते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है ना, मतलब ये आपके तरीके हैं। बस सेम नेचर के टॉर्क आपस में ऐड होंगे और अपोजिट नेचर के टॉर्क आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो बेटे मुझे लगता है कि टॉर्क की इतनी थ्योरी सफिशिएंट है। अब मैं इसमें ज़बरदस्ती आपको है ना 5-6 लाइनें लिखवा दूं और ये सब स्टेटमेंट को बोलूं और आपको बार बार रिपीट करूं, मतलब नहीं है उसका, ठीक है बेटा। तो ये थ्योरी पार्ट को आप लोग नोट करें, ये टॉर्क के पूरी थ्योरी पार्ट हो गया। फिर मैं आपको इसके कुछ और कंसेप्ट सिखाता हूँ और बेटा फिर हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की ओर। इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो फिर बताओ डायरेक्शंस एक बार और। जैसे कि देखो, मान लो कि फिक्स सपोर्ट है, ये हिंज है ये, देखो एक ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ठीक है, इसकी लेंथ L और इसकी लेंथ L, ये स्ट्रिंग है या रॉड है, कुछ भी मान लो, चलो mg मान लो। अब देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो है ना जिसको फिजिक्स नहीं आती वो भी बोल देगा। एक होता है इंट्यूशंस की अंदाज, पूर्वाभास, इंट्यूशन से भी अंदाज लग जाएगा कि टॉर्क कहाँ पे आ रहा है। तो ध्यान से देखना बेटे, मैंने उसको यहाँ से रिलीज किया, अब मैं किसी से भी पूछूं, ये तो कोई रिक्शा वाला ही बोल देगा कि अगर आपने उसको यहाँ से रिलीज किया तो ये नीचे की ओर ही आएगा, मतलब ऐसे तो घूमेगा जी। इसको मैं यहाँ से रिलीज को तो ऐसे की तरफ घूमेगा जी। तो देखो अगर उसका mg नीचे लग रहा है, mg यहाँ पर कौन है, स्पाइडरमैन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट है। तो देखो ये r से f, मैं आपको पता है एग्जांपल में क्या सिखाना चाह रहा हूँ बेटा, टॉर्क ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप तो एक लाइन याद रखें, r से f, r कहाँ से चालू होगा, फिर सुन लो, जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से r चालू होता है और यहां तक चलेगा जी। तो ये हो गया अपना r, ये तो ये r से f, तो देखो ये r और r से f, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस f। तो r से f इस डायरेक्शन में, r से f ये डायरेक्शन क्या बनेगा अपना, ये डायरेक्शन ये वाला, बोलो बेटा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां देखो mg कहां लग रहा है, एकमात्र फोर्स mg तो लग ही रहा है, r से f, तो ये भी हमारा क्या होगा, r से f। तो ये r और f, r से f, तो ये क्या बनेगा बेटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब कुछ अंदाज लग रहा है कि टॉर्क के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अच्छी बात है। जैसे कि ये एक बॉल है, मैं सब क्वेश्चन कराऊंगा बच्चे आपको, और यहां पर एक रॉड रखी है, रॉड, ठीक है। तो देखो एक नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल यहां भी आएगी और एक mg यहां भी आएगा, सही है ना। और मान के चलो फ्रिक्शन ही आ गया। अब आप देख रहे हो कि कितने सारे फ्रिक्शंस आ रहे हैं, कितने सारे फोर्स आ गए। ये नॉर्मल हो गया n1, ये नॉर्मल n2, यहां पर mg और फ्रिक्शन, तो इतने सारे टॉर्क आ रहे हैं। तो सब टॉर्क के डायरेक्शन देखेंगे। मैं आपको डायरेक्शन क्यों सिखा रहा हूं, अभी डायग्राम मैंने आपको बताया, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे बेटा, थोड़ा सा आप लोग वेट करें। तो जितने भी टॉर्क होंगे, जैसे मान के चलो ये दोनों डॉट दे रहे हैं मान लो, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, या कुछ आए तो माइनस हो जाएंगे। तो ये अपने से टॉर्क के क्वेश्चन बन सकते थे। एक चीज और, अब आपको थोड़ा बहुत याद हो तो फॉर्मूला अपने पास में होता है F इक्वल्स टू एम ए, वहां पर मैकेनिक्स में, तो यहाँ पे F की जगह टॉर्क, M की जगह I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और A की जगह अल्फा। इस बात को भी याद रखेंगे, अल्फा आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि ये रॉड है, देखो ध्यान से, और अगर मैं इस रॉड को यहां से छोड़ दूं तो कहां घूमेगी, रॉड इधर ही तो घूमेगी। तो देखो जिस डायरेक्शन में रॉड के घूमने का सेंस आता है वहीं पे अल्फा मान लेते हैं, और जिस डायरेक्शन में अल्फा आता है वहीं पे टॉर्क मान लेते हैं। एक अपना एक डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट हो गया कि जिस डायरेक्शन में रॉड के घूमने का सेंस आ रहा है वहीं पे अल्फा मान लिया जाए, और जिस डायरेक्शन में अल्फा आ रहा है वहीं पे टॉर्क मान लिया जाए। तो बेटा ये कहाँ पे, रॉड नीचे की तरफ ही तो आएगी, जब रॉड नीचे की तरफ आएगी तो बच्चों अल्फा इधर होगा, अगर अल्फा इधर होगा तो ओमेगा इधर होगा, और ओमेगा इधर होगा तो फिर टॉर्क का डायरेक्शन भी यही होगा अपना। क्यों, वहां पे क्या होता था, अगर ये एक्सीलरेशन तो फोर्स इधर ही लग रहा है। तो ये बात भी अपने थोड़ी समझनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि अल्फा का डायरेक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, तो रॉड के घूमने के सेंस को, जिस डायरेक्शन में रॉड घूमती है उसको हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है क्या। आओ, तो बच्चों मेरे हिसाब से टॉर्क को बताने के लिए इतना काफी था। अब मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है। देखो कैसे, पहला क्वेश्चन, मान लो एक कोई पॉइंट है,
और ये फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू 50 न्यूटन, ठीक है। ये एंगल मान लो 53 डिग्री है और इसके कोऑर्डिनेट्स 10,0 और ये O है। तो आपसे बोलेगा वो फाइंड टाउ O, ये आपको पता करना है। अब टाउ का मतलब क्या है? फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट O। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी अपनी पूरी 10,0। तो ये लेंथ कितनी बनी अपनी? ये लेंथ 10 मीटर। तो फोर्स के टॉर्क का फार्मूला क्या है? F(r) sin थीटा। एक तरीका तो ये पुराना तरीका कि फार्मूले पे जाओ, F की जगह 50, R की जगह 10 इंटू साइन थीटा 53। तो ये हो गया टॉर्क 50 इंटू 10 और साइन 53 कितना होता है बोलो? 4/5। तो 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, ये 10, ये 4, ये 5, ये 5, ये 2, ये 2 तो ये 8, ये 8 तो ये 40, 400। सोचते रहो 400, ठीक है। डायरेक्शन बोलो, स्पाइडरमैन इधर है, यहां से R से F ना। तो ये देखो ये चला यहां से, लेंथ तो यहां तक लेते हैं बट समझाने के लिए मैं एरो को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। तो ये R से F, ये R ये F, तो बाहर की तरफ। तो क्या बनेगा अपना ये डॉट आउटवर्ड। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? क्या यही तरीका हो सकता था क्या? नहीं बच्चों, इसका एक तरीका और भी है। क्या था? दो स्मार्ट तरीका देखते हैं इसका। हम लोग चाहते हैं, अच्छा आप लोग है ना डायग्राम अलग बनाया करो और सॉल्यूशन का डायग्राम अलग बनाया करो, नहीं तो आप क्या करते हो उसी में डायग्राम बना लेते हो, फिर कहते हो 2 दिन बाद कि सर क्वेश्चन में सब तो दिया था, सॉल्व क्या करना था, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो इसके 2 टुकड़े करो। हाँ बेटे ये कितना होगा? ये होगा F। अब F को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, चलो यार छोड़ना यार, अब लिखा है तो लिखे रहने दो। F cos 53 मतलब ये हो गया 50 cos 53। ये कितना होगा? ये हो जाएगा 50 sin 53। अब बताओ इसको रोटेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? बताओ जिम्मेदारी कौन लेगा, कॉस या साइन? साइन लेगा ना, क्योंकि कॉस 53 इस रॉड को कभी नहीं घुमा सकता, तो ये ऐसा रोटेट करेगा। तो एक तरीका ये भी है अपने पास, क्या? टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर। तो ये टॉर्क की वैल्यू आर कितना है? 10, एफ परपेंडिकुलर 50 साइन 53। तो ये 10, ये 50 साइन 53 कितना होता है बेटा? 4/5, ठीक है ना। तो 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, अभी कितना आ रहा है? 400। और R से F ये भी डॉट आ रहा है, समझे? तो एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको बताया, और एक तरीका था फार्मूला बेस्ड। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये ओके। और क्वेश्चन देखते हैं, देखना ध्यान से। सेकंड न्यूमेरिकल, मान लो कि चलो ये फोर्स है 20 न्यूटन का, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये 5 मीटर, और एंगल कितना है अपने पास? 37, राइट, 37। अब देखो, अभी इसको मैं चाहूं तो आगे बढ़ा दूं और एंगल बना दूं, लेकिन 20 cos 53। अब हम सोचते हैं इसके कंपोनेंट करते हैं, किसके? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के। इस फोर्स को आप लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। एक तरीका ये भी है, याद है मैंने आपको बताया था 3 पार्ट, और पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां पर एक परपेंडिकुलर ले लो। देखो इसकी थ्योरी मैंने क्या बताई थी आपको, थोड़ा साइड से बताता हूं। मैंने उस समय क्या बोला था? अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये F और ये लोकस है, तो फोर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करो और यहां से क्या ले लो? परपेंडिकुलर। जरूरी है बेटा बताना, परपेंडिकुलर, और इसको सॉल्व कर लो। तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी F इंटू डी। वही तो कहानी है, ये फोर्स था,
फोर्स को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एक परपेंडिकुलर लिया। अब बताओ ये लेंथ कितनी बनेगी, ये लेंथ बनेगी 5 cos 37, ठीक है, जो कि d है। तो कितना आ जाएगा जी, 5 cos 37 बोले तो 4/5, सही है। 5 से 5 कैंसिल, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी फोर्स, फोर्स कितना 20 और डिस्टेंस कितनी 4, तो 24 जा 80, ठीक है। डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शंस के लिए अब कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसानी से बना लोगे। यहां से स्पाइडरमैन, तो ये स्ट्रिंग, तो देखो ये आर, ध्यान से देखना, ये आर, ये एफ, तो आर से एफ ऊपर की ओर, मतलब ये डायरेक्शन। अगर आर से एफ जाते हैं तो थंब मेरी तरफ आ रहा है। हमेशा आप भी ये कॉपी पे बना के देखोगे, तो कॉपी पे बनाओगे तो थंब आपकी तरफ आएगा, मतलब बाहर की ओर, मतलब डॉट, तो ये बन जाएगा अपने पास डॉट, ठीक है क्या। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक रॉड है, ओके, और रॉड को यहां से हिंज किया है और मैंने इसको यहां से रिलीज कर दिया है। अब आप बताओ अंदाज क्या कहता है। बेटा कुछ चीजें अंदाज से भी लेनी पड़ती हैं। अपने अंदाज से, मेरे अंदाज से कहता है कि रॉड नीचे की ओर आएगी, रॉड पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर रॉड पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका खुद का mg तो लग ही रहा है, तो बेटा ये इसका क्या हो गया अपने पास mg। चलो अच्छी बात है, mg नीचे की ओर, तो क्या रॉड ऐसे घूमेगी, अगर रॉड ऐसे घूमेगी तो रोटेशन आएगा, एक आर्क बनेगा, मतलब टॉर्क आएगा। इसके अक्रॉस फाइंड करना था टॉर्क, ओ इसके अक्रॉस, ये हिंज है, तो ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास बता दो। अगर इसका मास m, लेंथ l थी, तो ये लेंथ हो गया l/2, तो टॉर्क इक्वल्स टू, देखो स्पाइडरमैन कहाँ पे आएगा, स्पाइडरमैन एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो ये इधर से इधर आएगा, ठीक है। तो r से f, देखो ये कौन था r, ये कौन था f, ये r, ये f नीचे की ओर, ये डायरेक्शन r से f, तो ये बनेगा क्रॉस, ठीक है ना बेटे। कुछ चीजें थोड़ा सीखना भी पड़ती हैं बच्चों। mg l/2 क्या बनेगा इसका क्रॉस, ओके। और देखो क्वेश्चंस, मान लो एक न्यूमेरिकल्स और देखते हैं यहीं पर ही। ये एक रिंग है, ठीक है, रिंग, मास m, रेडियस r, और इसको मैंने यहां से फिक्स कर दिया है, ऐसे ये फिक्स कर दिया है। अब रिंग अपने एक्सिस पे ऐसे ही तो घूमेगी। अगर मैं रिंग को, इसको ऐसा बनाया गया, डायग्राम तो एक ही है वैसे, है ना, कुछ भी बना लो, क्या है उसमें। अब सही है, ठीक है, चलो ये सही है डायग्राम। इसको ऐसे आंख बना दूं क्या, ये क्या बन गया, याद है वो एक आता था मोबाइल पे गेम एंग्री बर्ड्स का, वही वाला डायग्राम था, ठीक है। इसका मास m, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो बन गया, मास m, रेडियस r, यहाँ पे इसको मैंने फिक्स कर दिया है। अब देखो अगर आप इसको रिंग को रिलीज करोगे तो इसके घूमने की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे की तरफ ना। ये किल पॉइंट पे फिक्स्ड है, ये हैवी है थोड़ा सा, तो इसको आप इसको रिलीज करोगे तो थोड़ा नीचे आएगा, मतलब ये क्या बनेगा अपना mg, स्पाइडरमैन इधर, तो देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से डायग्राम, तो ये कौन बना r, तो r से f, ये r, ये f, r से f, तो ये r, ये f, तो अंदर की ओर, तो ये हमारे पास बनेगा क्रॉस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mg और ये r, क्योंकि रेडियस कितनी है r, mgr, और क्या बनेगा अपने पास क्रॉस, ठीक है बच्चों। इसमें दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैं आपको टॉर्क के कंसेप्ट न्यूमेरिकल से समझाऊं। थ्योरी पार्ट तो मैंने आपको समझा दिया, अब हम वो सारे न्यूमेरिकल से उस थ्योरी को क्लब कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। इसे नोट करें, एक बड़ी सीरीज है, फिर हम इस पर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप इसे नोट करें अभी। सो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये रॉड है, इसका मास m, लेंथ l, ठीक है। अभी पहले वाले न्यूमेरिकल्स में हमने रॉड को यहाँ से रिलीज किया था, अब हम एक 37 डिग्री पर इसको रिलीज कर रहे हैं, तो तरीके वही है बच्चों। सबसे पहले ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, फोर्स एकमात्र कौन सा लग रहा है mg, तो ये मेरे पास में आ गया
mg, ठीक है। अब इसके कुछ एंगल्स बना लेते हैं अपनी तरफ से, कुछ एक्सिस देख लेते हैं और कुछ एंगल्स। तो देखो ये एक्सिस हो गए, अब देखो ये 37, तो ये भी 37, ये 30, इसको आगे बढ़ा दो। अब बताओ कौन सा एंगल कौन सा है, ये 37 तो ये भी 37, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 53, ये 53 तो ये 37, सही है ना। ये बार चेक कर लेते हैं, ये 37 तो ये भी 37, तो ये 53 तो 37, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इसके दो टुकड़े, mg cos 37 और mg sin 37, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। तो इसको यहां पे देखो, ये था mg, इसको एक कंपोनेंट ये mg cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो 4 mg अपॉन 5, मुझे इससे मतलब ही नहीं, लेंथ कितनी L/2। तो टॉर्क का काम तो ये वाला फोर्स करेगा ना, इस फोर्स को लिखने की जरूरत ही नहीं, चलो फिर भी लिख देता हूं मैं, बट इससे कोई जरूरत थी नहीं अपने को, mg sin 37, ठीक है ना। तो यहां से जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, F इंटू आर। तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, अगर ये लोकस है, ये आर से एफ ना, तो आर कितना है, फोर्स कितना है 4 mg अपॉन 5, और लेंथ कितनी है L/2, तो टॉर्क इक्वल्स टू 4 mgl अपॉन 10। और कहाँ से कहाँ तक, ये आर देखो बेटा, मैं शायद कैमरे के बाहर जा रहा था इसलिए आपको दिख नहीं रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि सर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो देखो ये आर से एफ, तो क्या बनेगा जी, क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ मैंने बेसिक न्यूमेरिकल्स लिए। अब आपको शायद अंदाज लग गया होगा कि आर क्रॉस एफ में कब थीटा लेना होता है, कब फोर्स लेना होता है। और एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, मैक्सिमम क्या है, हमें इस पे वर्क करना है, जितना मुझे समझ है कि या तो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ परपेंडिकुलर लगा दूं, या टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर एफ, जैसी न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है, ये पॉइंट ओ हो गया, ओ, ठीक है। तो आपसे बोलेगा फाइंड द टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। आपको पॉइंट ओ के अक्रॉस टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले अलग से न्यूमेरिकल्स बना लो और बाद में दूसरा डायग्राम बनाना, उसमें आप लोग सॉल्व करना, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ नाम दे देते हैं, पहले से यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये इसके दो कंपोनेंट्स कौन कौन सा, 50 cos 37, 50 cos 37 4/5, तो 40 आ गया। तो मैं इस, तो देख रहे हो आप लोग, और ये क्या बनेगा अपना परपेंडिकुलर, ये कितना होगा 50 sin 37, तो 50 इंटू 3/5, तो 5 10 जा ये 30, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ये इसी में बता दूं क्या, चलो अलग से देख ही लो ना, वैसे समझ में आ ही रहा होगा आपको। इसका डायग्राम ये बना, इसको 1 नाम देता हूं, ये 4 था, इसको सॉल्व करना है बेटा, ये वाला 4 और ये 50 न्यूटन, आर से एफ स्पाइडरमैन, ये कौन बनेगा आर से एफ, तो टॉर्क 1 कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस
200, ठीक है। और ये आर से एफ बाहर की तरफ, ये आर और ये एफ, आर से एफ कहाँ पर बेटा, बाहर की तरफ, मतलब डॉट। ये अपना कंप्लीट। अब ये तो डायरेक्ट दिख रहा है यहां से, तो इसको बोलते हैं 2। सेकेंड पार्ट टॉर्क 2। तो देखो आर से एफ, इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूं। तो ये कौन हो गया, आर से एफ, आर से एफ, तो 20 इंटू 5 100 बड़े क्रॉस, क्यों, ये आर और ये आर से एफ अंदर की तरफ क्रॉस, तो ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं, थर्ड को मैं अलग से बता दूं, पहले तो आपको यहीं पे कंपोनेंट करके बताऊंगा ताकि आपको वहीं समझ में आ जाए। इसके दो कंपोनेंट, एक तो ये और एक ये। मेरे काम का ये वाला 10 sin 37, तो 10 37 3/5, तो 5 2 जा 6। अरे 5 2 जा 6, वैसे 6 नहीं, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। समझ गए सर, इतना हमको भी आता है। अच्छा बेटा, अच्छी बात है, आता है तो बहुत बढ़िया। रेगुलर क्लास में होते तो सब कैलकुलेशन आपसे ही करवाता, मैं कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करता। बच्चे बता भी देते हैं, ऐसा नहीं, इतना तो आता ही है बच्चों को। ये 6 हो गया ना, और ये कितना था 8। तो देखो ये पॉइंट ऑफ एक्सिस रोटेशन, तो ये बनेगा आर, तो आर से एफ, आर से एफ, डायलॉग याद है, आर से एफ, तो ये आर से एफ, तो बाहर की तरफ। तो यहां पे अपना आएगा टॉर्क 3, कितना 6 इंटू 8, 8 4 जा नहीं, हाँ सही है, 6 8 जा 48। और आर से एफ, तो ये तो आज आर यहां तक नहीं होता, आर यहां तक ही होता है, केवल आपको डायरेक्शन बताने के लिए मैं थोड़ा सा एरो को आगे एक्सटेंड कर देता हूं। तो आर से एफ बाहर की तरफ, मतलब डॉट, ठीक है। चलो ये भी पूरा हो गया, 1 2 3। अब बचा अपना 4। तो 4 ये तो यहीं पे दिख रहा है, इसको आगे एक्सटेंड कर दो थोड़ा सा, ये तो ये आर, यहां से चालू करते हैं यहां तक, ये आर से एफ, तो ये बनेगा टाउ 4। टाउ 4 कितना 5 इंटू 40 200, ठीक है। आर से एफ अंदर की ओर, मतलब क्रॉस। आप है ना कॉपी के सामने देखना, मुझे नहीं पता मैं बोर्ड किस तरह पढ़ा रहा हूं तो आपको डायरेक्शन क्या समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप क्लियर तो आपको हो रहा होगा ना, ये नीचे की ओर है, ये आर और ये एफ तो अंदर की ओर, अंदर का मतलब बेटे क्रॉस, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसको देखते हैं, ये वाला केस बचा, ये वाला। तो कुछ डायग्राम मान लो एंगल, इसको एंगल कितना मान लो, इसे मान लो 143, देखेंगे जो भी होगा 143, ठीक है। चलो इसको देखो 5 वाले पार्ट को, ये ओ है और फोर्स ऐसा लग रहा है इधर, कितने वैल्यू से 20 न्यूटन, और एंगल कितना दिया है अपने को 143। बेटा अगर मैं इसको 37 लिखूं तो 37, हाँ सही है, बात बन रही है, वेरी गुड। तो ये जो एंगल होगा, थोड़ा यहाँ भी समझा देता हूँ, मेरे को तो इस एंगल से मतलब है ना, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ये कितना बनेगा 37। बस अब क्या रखा है इसके अंदर, बात बन गई अपनी। अब इसको आगे बढ़ा दो, ये 37, तो इसके दो टुकड़े 20 cos 37 और ये 20 sin 37, ठीक है। ये लेंथ 143 डिग्री नहीं है, एंगल 143 डिग्री है, समझ गए, वरना तुम लेंथ को मान लो 143 डिग्री, तो ये नहीं करना। तो 20 इंटू 3/5 12, तो टॉर्क 5 की वैल्यू 5 इंटू 12 60। आर से एफ, ये आर, एफ से आर नहीं, आर, ये आर से एफ,
बाहर की तरफ डॉट, ठीक है। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो इसको यहाँ पे आउटलाइन कर दूं, सारे टॉर्क की वैल्यू आ गई है। अब देखो जितने डॉट है उनको एक तरफ जोड़ लो, जितने क्रॉस है उनको एक तरफ जोड़ लो। एक बार देख लेते हैं कि डॉट क्या दिया, डॉट सही था, उसके बाद आर से ये क्रॉस ये भी सही था, थर्ड आर से डॉट सही था, फोर्थ किधर है, हाँ ये आर से क्रॉस सही था, आर से डॉट सही था, ठीक है। तो देखो बेटा एक काम करें, बाहर की तरफ को क्या मान लें, बाहर की तरफ आउटवर्ड को प्लस मान लें, साइन कन्वेंशन अपने हाथ में होता है, मतलब वो दे देता। मैं यहाँ पर डॉट डॉट मतलब बाहर की तरफ को मैं प्लस मान रहा हूँ और क्रॉस का माइनस मान रहा हूँ, तो यहाँ से टाउ टोटल क्या आएगा, डॉट वाले प्लस, तो देखो 200 टाउ 200 क्रॉस है माइनस टाउ 3 डॉट प्लस का 48 60 प्लस का और ये क्रॉस ये भी तो बचा है माइनस का 200, फिर देख लो डॉट 200 क्रॉस माइनस 100, ये क्या था बेटा, थर्ड आर से एफ ना, अरे यार एरो गलत हो, आर से एफ इधर होगा ना एरो, तो ये तो कंपोनेंट का डायरेक्शन है, ये मत सोचना कि ये एरो है, ये तो कंपोनेंट थे, आर तो ये हुआ ना आर से एफ, तुम सोचो कि एरो इस तरफ है, ये आर से एफ, तो ये आर से एफ, ये कितना आएगा, डॉट ही तो आएगा ये भी, तो डॉट लिखा भी वैसे मैंने, हाँ आर से एफ प्लस 48 फिर 60 ये भी डॉट और ये क्रॉस माइनस का 200, तो ये आपस में कैंसिल, ठीक है। तो कितना आ रहा है जी 60 108 माइनस का 100 इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर। आंसर क्या होगा डॉट, क्योंकि डॉट की वैल्यू ज़्यादा ही है ना, प्लस आया ना, मतलब डॉट, मतलब सिस्टम कैसा घूमेगा बाहर की तरफ डॉट, और थंब बाहर की ओर आएगा, वेक्टर आपका बोलना चाहिए इस कंडीशन में, तो थंब बाहर की ओर तो एरो ऐसा, मतलब ऐसा घूम रहा है, मतलब मेरे लिए जब मैं बोर्ड पे देख के बोलूंगा तो मेरे लिए क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि मैंने कुछ टॉर्क के प्रॉब्लम्स लिए और वो सारे क्वेश्चन से आपको सारी बातें मैंने समझाने की कोशिश करी, ओके। एक बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट बच रहा है, वैसे तो कुछ भी नहीं है लेकिन कभी कभी बहुत परेशान कर लेता है, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन, पता नहीं क्या है, कुछ लोग गायरेशन पढ़ लेते हैं, कुछ लोग पढ़ लेते हैं जायरेशन। वैसे ही बच्चों प्रोनाउंसिएशन का तो बहुत बड़ा टेंशन है इंडिया में ना, आपको पता है वहाँ से कौन चला था, वहाँ से मतलब अलेक्जेंडर वहाँ से चला, और जब तक इंडिया में आया तो सिकंदर हो गया, देख रहे हो आप लोग, अलेक्जेंडर से सिकंदर बन गया, वो नाम कैसे चेंज होता है। वहाँ पे मतलब इंडिया से बाहर साइंटिस्ट थे डी ब्रॉय, लेकिन इंडिया में आते हैं डी ब्रोगली हो गए, है कि नहीं। एरिस्टोटल एक अच्छे लिटरेचर थे, एरिस्टोटल, यहाँ पे इंडिया में आके अरस्तु हो गए। तो खैर चलो नाम तो होते ही रहता है। तो रेडियस से पढ़ते हैं उसको, रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बता देता हूँ मैं कि होता क्या है, लेकिन कभी कभी ये बहुत तकलीफ देता है, तो हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स में आगे हम नहीं फंसे, तो हम इसको अभी पढ़ लेते हैं। तो पहले तो देखो स्टेटमेंट क्या है जो मैंने लिखा हुआ है वो देखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस where the complete mass of the body can be kept as a point mass to get the same moment of inertia as that of the body। भगवान जाने क्या लिखा है, कोई समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आएगा समझ में। देखो समझ में नहीं आया ना तो ये नॉर्मल है, अगर एक बार में समझ में आया तो ये मुझे एब नॉर्मल लगता है, ये समझ में कैसे आ गया। ये मान के चलो कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, और ये अपना एक एक्सिस है, इसका मास m, ठीक है, कुछ होगा भगवान जाने, कोई बॉडी है m, अमीबा m। अब अगर ये बॉडी घूम रही तो उसका इनर्शिया तो होगा। अब मेरे मन में आया कि इस पूरी बॉडी को एक छोटे से पॉइंट मास में कवर कर लूं, मेरे मन में आया इस पूरी बॉडी को एक छोटे से पॉइंट मास में कवर कर लूं मैं, एक्सिस वही रखा मैंने, इसका इनर्शिया आई था पहले से ही, जिसकी वैल्यू mr² है, मान लो mr² है। तो इस पूरी बॉडी को मैंने एक छोटे से मास में कन्वर्ट कर दिया,
बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये पहले अपने पास एक पूरी रिजिड बॉडी थी जिसका मास क्या था बेटा, m था, और डिस्टेंस r रही होगी। चलो एक काम करो ना, इसे छोड़ो mr², नहीं तो फिर तुम लोगे ना रिंग लेना पड़ेगा मेरे को। अब तो मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। देखो किसी चीज को कट करना होता है तो कुछ पैटर्न में कट करना होता है। समय कितना बदल गया है, वरना पहले तो बोर्ड पर ऐसे रफ कर देते थे हम लोग, ठीक है। खैर वक्त वक्त की बात है। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक बॉडी है जिसका मास m है और इस एक्सिस के अक्रॉस से घूम रही है, ठीक है। इसका इनर्शिया I होगा। अब इस पूरे मास को मैंने एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दिया। अब ये डिस्टेंस एक्सिस से कितना रखूं, शब्दों को सुनना, इस डिस्टेंस को, इस पॉइंट मास की डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना रखूं कि वही इनर्शिया आ जाए जो पहला था। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? ये कोई एक बॉडी थी, इसका मास m था, इस पूरे मास को मैं कॉम्पैक्ट करके मैंने यहाँ रख दिया। अब इस मास को कितने डिस्टेंस पे रखूं कि जो इनर्शिया है वो पहले वाला आ जाए। अब इसका मास m था, अब इसका इनर्शिया कितना होता है, mx², लेकिन इससे इनर्शिया आएगा वो x को ऐसा सेट करना है, ऐसा मैनेज करना है कि जो इनर्शिया है वो पहले वाला ही हो। मतलब कितना अपने पास है, I, ठीक है। तो यहां से x² इक्वल्स टू, क्या करूं, m ऊपर आ गया गलती से, I कर दूं इधर, चलो अब सही है ना। तो x² इक्वल्स टू I अपॉन m, तो x इक्वल्स टू अंडरवुड I अपॉन m, ओके। इसको हम बोलते हैं मोमेंट, रेडियस ऑफ गायरेशन। कभी कभी किस किताबों में x को k भी बोल देते हो, तो मैं भी k लिख देता हूँ mk² से। तो देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस x। इस x को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस वेयर द कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी कैन बी केप्ट। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन एक गिवन एक्सिस एक डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस पर हम एक पूरे मास को रख देते हैं, कैन बी केप्ट एज अ पॉइंट मास, समझ गए, एज अ पॉइंट मास टू गेट द सेम। और ऐसा करने पर हमें वही इनर्शिया मिलता है जो पहले पूरी बॉडी का मिल रहा था। तो इसका इनर्शिया mx², जो इनर्शिया है वो पहली बॉडी का आया, तो I इक्वल्स टू mk², तो x इक्वल्स टू अंडरवुड I अपॉन m। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, x को रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो रिंग है, ठीक है, और ये एक्सिस पास हो रहा है, रिंग का मास m और रेडियस r, और मुझे फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ, नहीं, मुझे फाइंड करना है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द एक्सिस x डैश। तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट मास मान लूंगा रिंग को, और डिस्टेंस x पे रख दूंगा, तो mx²। लेकिन इसका इनर्शिया मुझे पता है mr² रिंग का, तो इसको यहाँ पे रखने पर, रिंग को एक पॉइंट मास रखने पर, इस x को मैं ऐसा मैनेज करूंगा कि जो इनर्शिया आएगा वो रिंग का इनर्शिया आएगा। तो रिंग का इनर्शिया कितना होता है, बोलो बेटा, शाबाश, mr²। तो x कैंसिल, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट r, ये 2 नहीं r है, समझ गए। तो ऐसे हम लोग किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हेल्प से रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से ही समझ गए होंगे आप लोग। तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और फिर हम टॉर्क कभी ख़त्म नहीं हुआ, टॉर्क तभी शुरू हुआ है, लेकिन बीच बीच में आर्टिकल आता, बाद में तकलीफ देता, तो मैंने क्या किया, लास्ट में इसको थोड़ा सा मैंने समझा दिया है। तो बेटा मैं इस पर 2-3 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जिससे आपकी ग्रिप बन जाए। आपको पता ही है, हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे प्रॉपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं।